अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन आगाज़ से पहले जो टॉप स्टोरीज हैं और जो प्रोग्राम में आज होने वाले सेगमेंट्स हैं उनकी हाईलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एज वी ऑल नो के मॉनसून का आगाज़ हो चुका है, बारिशों का आगाज़ हो चुका है और जो रहमत है वो जहमत बन चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए। इस हवाले से एक प्रॉपर डिटेल सेगमेंट करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कोयटा जो है वो आफत ज़दा करार उसको दे दिया गया है, सैलाब आए है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है और इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली क्या शेयर करेंगे आपके साथ। हम आपको बताएंगे एक और जो केस अब नया रुख इख्तियार करता चला जा रहा है वो है जुआ ज़हरा का केस। आपको पता है कि उसकी जैसे ही एज के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है तो इस केस ने एक नया रुख मोड़ लिया, लेकिन यूट्यूबर्स हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, मजीद इंकशाफात हो रहे हैं। वो मजीद इंकशाफात क्या हैं वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट नौजवान पाकिस्तानी कोपेमा शेरोज काशिफ से आपकी बहुत बार मुलाकात भी हो चुकी है न्यू पाकिस्तान में भी। उनकी जनाब नागा परगत पर ये मौजूद थे उसको सर करने के लिए, तो अभी वो चोटी सर करने के बाद वापसी पर लापता हो गई हैं। फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उनके वालिद साहब ने भी शहरोज के इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की है, सो वो मदद की अपील कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं। और जनाब अपने शौहर को गुर्दा अतिया करने वाली अस्मा सिराज और मोहम्मद उमर भी होंगे आज के शो में हमारे मेहमान। लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे प्रोग्राम का जो मौसम ने तबाही मचाई है, जो मॉनसून तबाही लेकर आया है और खासकर जैसे कि भी और लोगों के मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में काफी नुकसान भी हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की वजह से नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरंग नाले में पानी में फंसे 4 बच्चों को कल रेस्क्यू किया गया था। नेवी और रेस्क्यू की टीम्स ने बच्चों को बाहिफाजत निकाला और इसके बाद घरों को पहुंचा दिया। पानी का फ्लो आप देखें कि कितना ज्यादा इस वक्त महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। हमारे न्यूज रिपोर्टर मौजूद हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। मोहम्मद खान कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से हमाद यूसुफ। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी मोहम्मद खान, क्या सिचुएशन है? अर्बन फ्लडिंग है, कोयटा में भी बारिश ने खासा नुकसान किया है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। बारिश की वजह से जो यहाँ पे कोयटा के मुख्तलिफ इलाके सरियाब में बुसा मंडी और दीगर इलाकों में सैलाबी रैलों ने तकरीबन 50 से ज़ायद जो घर है वो उसको बहाकर अपने साथ ले गए। ताहम जो कि इमदादी टीमें PDMA की जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँची है। अब तक जो PDMA तर्जुमान के मुताबिक यहाँ पर कोयटा शहर के अंदर 11 अमवात हुए, जबकि बलूचिस्तान भर से जो है 15 से ज़ायद अमवात हुए हैं, जबकि 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। तो सुबह भी जब आपने तर्जुमान PDMA से बात की, उनका कहना है कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। ताहम इस वक्त अब तक भी एक जो खातून है कोयटा शहर में वो अब तक लापता है और मुख्तलिफ जो इमदादी टीमें हैं जिसमें FC और जो दीगर टीमें हैं इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। अच्छा, इमरजेंसी यहाँ पर नाफिज कर दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा के अक्सर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वहाँ पर सूबाई दारुल हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी लगा दी गई है ताकि जो आफतज़दा इलाके वहाँ पर फौरी तौर पर जो इमदाद है वो किया जाए। जो कि इस वक्त कोयटा के 2 जो मशरकी इलाका है वो ज़्यादातर मुतासर हुआ है, जो कि छोटे छोटे नालियों को जो करीब घर बनाए गए जिनकी वजह से पहाड़ी सिलसिले से जो सैलाबी रैली आई उन्होंने जो है वहाँ पर तबाही मचा दी। जो मशरकी बाईपास का इलाका है उनको जो है आफतज़दा करार दी है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा मोहम्मद खान के सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाइस कितना नुकसान हुआ है? अभी तक कुछ एस्टीमेट लगाया जा चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। जो मशरफी बाईपास और सरियाब मिल का इलाका है वहाँ पर अब तक 50 से ज़ायद जो घर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा जब हमने ज़िलाई इंतज़ामिया से बात की, ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि अब तक जो सरियाब मिल और बुसा मंडी का जो इलाका है वहाँ पर अब तक 10 करोड़ से भी जो ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जो कि 50 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं जिनके मवेशी और जो घर का सामान है वो पानी अपने साथ बहाकर ले गए हैं। अच्छा, NDMA भी यहाँ पर इकदाम उठा रही ताकि हालात अंडर कंट्रोल रहें, क्या सिचुएशन है?
जी बिल्कुल, एनडीएमए जो यहाँ पे कोयटा में जो है पीडीएमए के ताउन के साथ जो है यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसके साथ साथ एफसी और जो ज़िले इंतज़ामिया की टीमें हैं इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है। एनडीएमए ने जो है जो प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, उनके हिदायत के मुताबिक आफतज़दा इलाकों में इस वक्त पीडीएमए की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी है। अच्छा मोहम्मद खान, मुझे बताएगा जो सैलाबी रैला यहाँ पर आया है और हम बहुत सारी वीडियोस भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल है, क्या जो ये पानी है लोगों के घरों में भी घुसा है? नशेबी इलाकों में सूरत हाल किस तरह से रही? जी हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिले से ये सैलाबी रेले आए जो शहर के अंदर दाखिल हुए। शहर के अंदर जो भूसा मंडी सरियाब मिल के इलाके हैं वहाँ पे ये पानी जो है घरों के अंदर दाखिल हुए हैं और वहाँ पे तकरीबन 50 से ज़ायद जो घर है वो मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले के जद में आए हैं। अब तक सुबह भी जो है वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर अब भी जो है घरों में वहाँ पर पानी मौजूद है। अक्सर जो इलाके वहाँ पर शहरी अपनी मदद आपके तहत सामान जो है और दीगर जो चीज़ें वो अपने घरों से निकाल रहे, क्योंकि मुकम्मल समात के मुताबिक आज और कल भी जो है तूफानी बारिशों का कोयटा में इम्कान है। ठीक है, हम अब हमारे साथ रहिए मोहम्मद खान। अभी हम रुख करेंगे हमाद यूसुफ का जो कि कराची में मौजूद है। हमाद, कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था, मानसून का आगाज हो चुका है, बारिशों का पहला स्पेल दाखिल हो चुका है मुल्क में। कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी नबीहा, बिल्कुल मैं आपको बता चलूँ कि मानसून के पहले स्पेल के तीसरे रोज़ भी मौसम कराची का बहुत खुशगवार है और जब मौसम खुशगवार होता है तो कराची वालों के मूड भी ऑटोमेटिकली खुशगवार हो जाते हैं। मूड ऑफ होते हैं तब जब बारिश के बाद की सिचुएशन कराची में होती है, सड़कों पर पानी खड़ा होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर होता है। गुज़िश्ता रोज़ की जो सूरत हाल है वो यही थी कि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी। DHA फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद जो है सेकेंड जो है PAF बेस पर जो है मसरूर बेस पर जो है बारिश सेकंड लेवल पर रिकॉर्ड की गई थी जो 33 मिलीमीटर थी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद जो है सड़कों पे पानी खड़ा हुआ था। अभी भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असेंबली के बाहर और बारिश अभी हल्की हो रही थी और देखते ही देखते बारिश तेज़ हो गई है। बारिश होते ही कराची वालों के मूड खुशगवार तो हो जाते हैं, लेकिन ये बारिश के बाद जो पानी खड़ा होता है ना रोडों पर, इसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर होता है, जिसकी वजह से लोग घंटों का सफ़र और मिनटों का सफ़र जो है घंटों में तय करते हैं। मेरे कैमरामैन नौमान अगर आपको बता सकें, सिंध असेंबली है और ये सिंध सेक्रेटरी कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट का रोड है जो कि कल बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ था, पानी से ज़ेरे आब आया हुआ था, लेकिन पानी की निकासी का अमल यहाँ पे फौरी तौर पे किया गया और इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा, हमारे जो निकासी आपका सिलसिला है ये क्या सिर्फ चंद इलाकों के लिए या पूरे शहर की सूरत हाल बेहतर है, बताइएगा। पूरे शहर की सूरत हाल इस वक्त अंडर कंट्रोल है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी का अमल जारी है। अगर मैं हुक्मरानों की और मुतल्लिका इदारों की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद रात गए मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया था। एमजिना रोड और दीगर इलाकों का उन्होंने दौरा किया था जहाँ पर उन्होंने KMC और मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी थी कि पानी की निकासी का अमल फौरी तौर पर जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, मजीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, दो के जो पहले स्पेल में एक्सपेक्टेशंस का इजहार किया जा रहा था कि जितनी बारिशें होंगी उस तरह से नहीं हुई। जी बिल्कुल, सरदार सरफराज की प्रेडिक्शन के हिसाब से यही कहा गया था कि मौसलाधार बारिश हुई थी जो कि पहले स्पेल में नहीं हुई 2 से 3 रोज़ में। अभी भी यही कहा गया है कि आंधी का खदशा है, अलर्ट जारी किया हुआ है, मौसलाधार बारिश होगी। तो पेशगोई है 9 जुलाई तक बारिश की, जिसके ऊपर जो है ईद पर जो है बारिश के कम इम्कानात हैं कि ईद पर बारिश हल्की होगी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। आज और कल जो है बारिश के तेज़ इम्कानात हैं कि तेज़ बारिश और अलर्ट जारी किया हुआ है कि आंधी का आने का भी खदशा है। जी अच्छा, मुझे बताइएगा हमाद, कराची के कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिश हुई है और नशेबी इलाकों की अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से इलाके आते हैं? कराची के डिफेंस फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी कल 43.2 मिलीमीटर की। उसके बाद PIA बेस मसरूर बेस पर जो है वहाँ पर सेकंड नंबर पे वहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई थी जिसकी 33 मिलीमीटर बारिश थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है फैसल बेस रिकॉर्ड की गई थी, वहाँ पे बारिश 23.2 मिलीमीटर वहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद यहाँ पर अभी कोई पानी की सूरत हाल ऐसी है कि सड़कों पर पानी नहीं खड़ा है। मुतल्लिका इदारों ने जो है
बर वक्त कार्रवाई करके अमले ने उनके जो है पानी निकाल दिया है ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और ट्रैफिक की रवानी भी जो है रवा दवा है वहाँ पर। ठीक है हमाद, आज से 2 साल पहले मानसून की जब बारिशें हुई थी तो हमने देखा था कि सैलाबी सूरत हाल जब पैदा हुई थी तो काफी नुकसान पहुंचा था, सारे काम मुतासर होकर रह गए थे, परवाजें जो थी वो नहीं हो पा रही थी और लोग फंस कर रह गए थे कराची में और पानी काफी लोगों के घरों तक घुस चुका था। तो खुदा ना खास्ता इस बार मतलब के प्रेडिक्शन में तो था कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इदारे क्या हाई अलर्ट हैं, इंतजामिया हाई अलर्ट पर है कि खुदा ना खास्ता जो सेकेंड या थर्ड स्पेल बारिश का होता है अगर उसमें ज्यादा बारिश होती है तो क्या हालात अंडर कंट्रोल होंगे? जी बिल्कुल, अगर मैं बताऊं आपको गुज़िश्ता साल जो बारिशें हुई थी उसमें जो सिचुएशन थी, हर साल हुकूमत का यही कहना होता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अलर्ट जारी किया हुआ है, हमारे इदारे मुतहरिक हैं, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। इस बार भी हुकूमत का दावा है कि हम सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। ये वक्त बताएगा कि जो बारिशें होगी या इस तरह की सिचुएशन होती है तो हुकूमत का क्या इक़दाम होते हैं। थैंक यू सो मच हमाद यूसुफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद खान कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे और जो बारिश जहमत बनकर आई है और कितना इससे नुकसान हुआ है, खासकर कोयटा में बलूचिस्तान में बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और कराची में जो सूरत हाल है वो कदर मुख्तलिफ है, बेहतर है और अंडर कंट्रोल है। लेंगे ब्रेक प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं और इतलात सामने आ रही थी अब से कुछ देर पहले, गुज़श्ता रोज नागा पर्वत की चोटी सर करने वाले जो हमारे पाकिस्तान के यंगेस्ट कोपेमा हैं काशिफ, शेरोज काशिफ, वो मुबैना तौर पर लापता हो गए थे। शेरोज काशिफ के जो वालिद थे ही वाज क्वाइट डिस्टर्ब, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पर वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की, बेहद परेशान रहे। सुबह होते ही सर्च इनका ट्रैक्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया और उसके बाद ऑपरेशन का आगाज हो गया। शेरोज काशिफ के वालिद के मुताबिक नागा पर्वत से वापसी पर शेरोज ने ट्रैकर के जरिए 7350 फीट बुलंदी तक राब्ता था, लेकिन उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन जो अच्छी इतलात सामने आ रही हैं वो इतलात ये हैं कि अभी ये पता चल गया है, उनको ट्रैक कर लिया गया है शेरोज को एंड ही इज फाइन और वापसी के सफर के जाने वो हैं। और बहुत ही बहादुरी का जो है वो मतलब कि ये कोई आसान चीज नहीं है पहाड़ सर करना, और ऐसा पहाड़ जो कि खतरों से भरपूर है, वहां पर हमारी बेहद दुआएं जो हैं वो भी शेरोज के साथ और उनकी टीम के साथ हैं। बात करेंगे हमारे साथ आबिद सतपारा इस वक्त मौजूद हैं जो कि उनकी फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं? क्या इतलात आई हैं शेरोज के हवाले से अभी? अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, मैं सबसे पहले पूरा पाकिस्तान को शुक्रिया देना चाहता हूँ कि अल्लाह का अलग अलग शुक्र है कि फजल सियात सलामत कैंप 3 से नीचे आ रहे हैं। मेरी अभी BLDC दियामर से मेरी बात हो चुकी थी और बेस कम से उन्होंने देखा है कि उनको नीचे आते हुए देखा है, तो पूरी कौम से दुआ की अपील है कि वो उनके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह वो सियात सलामत नीचे बेस कम तक आ जाएं। तो उसके अलावा एक बुरी खबर भी है जो ब्रॉपिक में एक हादसा हुआ है जिसमें सतपारा से ताल्लुक रखने वाला कोई पेमा शरीफ सतपारा उनकी एक्सीडेंट हो गई है, वो चाइना साइड में गिर गया है। तो एक बुरी खबर भी, एक खुशखबरी भी है कि शेरोज काशिफ और फजल सेहत सलामत नीचे आ रहे हैं। बेस कम से अभी मेरे अली मुसा सतपारा से बात हुई थी और अली मुसा सतपारा का भी कल सोशल मीडिया में बड़ा उसके भी चल रहे थे कि वो भी आगे फंसे हुए हैं। अच्छा। तो ये फेक न्यूज था। तो मैं जितने भी सोशल मीडिया में हमारे जितने भी आबिद साहब, ये बड़ी परेशान कुन बात थी और मेरे लिए पर्सनली ये बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज थी। जैसे मुझे पता चला आज सुबह के शेरोज इज मिसिंग और फैमिली से बात नहीं हो रही। ऑब्वियसली ही इज वेरी यंग और इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लेना, तो डेफिनेटली हमारी पर्सनली भी उनसे बड़ी बार मुलाकात रही और बड़ा अच्छा फील होता है ऑब्वियसली जब हमारे पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह का काम कर रही होती है। तो आई एम ग्लैड कि उनकी रिकवरी हो गई है, वो वापस आ गए। क्या इतलात हैं, फैमिली से राब्ता कुछ बहाल हो पाया है? किसी से किसी किस्म का कोई राब्ता बहाल हो पाया है? ठीक ठाक है, सही सलामत है?
जी, अभी शेरोज काशिफ के उसने अपने आईडी से उसने शेयर किया है। अल्लाह के फजल करम से वो सेहत सलामत है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। और बेस कैंप से मुझे इत्तला मिली है, उनकी फैमिली से भी राब्ता हुआ है कि वो सेहत सलामत है। और हमारे जो जीबी के सीएम साहब जो हैं, वजीर आला साहब, उसने भी ऑपरेशन उसके लिए हली की वो बंदोबस्त की थी, लेकिन अभी रेस्क्यू की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो माशाल्लाह से सेहत सलामत नीचे आ रहे हैं। जी अच्छा, अब मूसा सतपारा वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो भी मिसिंग बताए जा रहे थे। आबिद साहब बताइएगा, अभी आपके पास क्या खबर है? दोनों अभी साथ हैं, इकट्ठे हैं, अभी दोनों नीचे उतर रहे हैं? जी मैडम, अली मूसा सतपारा कैंप 3 से कल नीचे बेस कैंप उतरा था। ठीक, मूसा सतपारा के भी फेक वो चल रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सब सोशल मीडिया रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रहा आप लोग ये सोच समझ के लगाएं जो भी पोस्ट लगाते हैं, क्योंकि एक पूरा खानदान इसमें परेशान होते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारे हीरोज से है ना मैडम। तो इनकी सोशल मीडिया में गलत अफवाहें ना फैलाएं। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं ले सकता, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी जरूर लेते हैं और हमेशा से लेते भी आए हैं, क्योंकि फैक्ट्स जाने बगैर हम कभी भी कोई खबर नशर नहीं करते हैं। और न्यूज़ इसमें सहाफती जिम्मेदारियों में सबसे बढ़ चढ़ कर आगे है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये नागा पर्वत कितना खतरनाक पहाड़ है, कितने चैलेंजेस का सामना होता है, और इस वक्त जो मौसमियाती चैलेंजेस हैं वो किस तरह से हैं? देखिए, पिछले ये जो 2-3 दिन से मौसम खराब होने की वजह से अभी पाकिस्तान के अंदर 5,000 पीक पाया जाता है, या ये जितने भी पीक है इनमें मौसम खराबी की वजह से बहुत सारे हमारे जो क्लाइंबर्स हैं उनको मुश्किल का सामना आ रहा है। बारिश में बर्फबारी भी हो रही है आगे के कुछ साइड में। तो पर्वत के हवाले से मैं आपको कहूँ तो कहा जाता है, उसमें 100% आवाज आपकी थोड़ी सी टेक्निकल वजह की वजह से अभी हमको क्लियरली सुन नहीं पा रहे। आबिद सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं, मूसा सतपारा की फैमिली है, फजल अली भी साथ हैं, और इससे पहले मूसा सतपारा की भी मिसिंग होने की इतलात सामने आ रही थी, शहरोज के भी, लेकिन आई एम ग्लैड कि ये लोग ठीक हैं, सही सलामत है और चोटी सर करने के बाद अब वापसी की जानिब ये बढ़े। अच्छा आबिद साहब, आप बता रहे थे कि इस वक्त मौसम वहाँ पर किस तरह से है और कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खासकर अगर आप इस वक्त में, इस अरसे में जाते हैं? जी, अल्लाह के फजल करम से आज का मौसम थोड़ा गुजारा हुआ है। बहुत दिन तेज था होने की वजह से शेरोज काशिफ और फजल कैंप 3 में रुके थे और बहुत तेज थी। तो आज मौसम थोड़ा गुजारा हो गया, तो नीचे माशाल्लाह से नीचे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। मुझे बताएगा कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी नोटिस लिया, मामले का कुछ इकदाम भी उठाए गए थे? वैसे इससे पहले जब इतलात आ रही थी कि मिसिंग है, तो सपोर्ट आप लोगों को, फैमिली को किसी किस्म का मिला था, राब्ता हुआ था किसी की जानिब से? जी, जीबी गवर्नमेंट ने राब्ता की थी कि हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने आगे वो किया है वो। तो वेदर आज 9 बजे का टाइम दिया था, वेदर साफ होते ही हली यहाँ से रवाना होनी थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो ये अच्छी खबर हमें मिली तो रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी मैडम, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे साथ थे, आबिद सतपारा हमें बता रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहादुर एहलकार से, रेस्क्यू एहलकार से, जिन्होंने कल अपनी बहादुरी और अपनी शुजाअत की वजह से, उसका मुजाहिरा करते हुए नन्हे मासूम बच्चों की जान किस तरीके से बचाई। ब्रेक के बाद आपसे उनको मिलवाते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम के आगाज में एक खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसकी डिटेल अब जनाब आपके साथ शेयर करने का वक्त आ चुका है, और हमारे साथ इस खबर के हीरोज भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो इस्लामाबाद से। अच्छा जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल एक वाकया पेश आया जब थाना बनीगाला की हदूद में वाकया कोरेंग नाले के पानी में फंसे 4 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। हम देख सकते हैं, ये तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है कि बीच जब नाले में पानी भरा, रैला आया
आया तो ये बच्चे यहाँ पर फंस कर रह गए और नेवी और रेस्क्यू टीम्स ने बच्चों को बाहिफाजत निकाला, घरों को पहुंचा दिया और एक शख्स भी इनकी मदद को कूदा। ताहाल इस शख्स के बारे में कोई इतलात अभी तक सामने नहीं आई है, मिसिंग है। लेकिन जनाब जब ये बच्चे कल 4 फंसे तो जो हमारे रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी बर वक्त काविश, कोशिश, बहादुरी की वजह से ये बच्चे सही सलामत बाहर आ पाए। तो हमारे हीरोज जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार सिबतुल्लाह साहब और राजा इबादत हुसैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूंगी और थैंक यू भी बोलूंगी कि आपने इतना जबरदस्त काम किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कि बच्चे सही सलामत वापस आ गए और आप लोग भी खैर वाफियत से हैं। अच्छा, किस तरह से पूरा वाकया पेश आया, पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ, बताएं हमें। थैंक यू सो मच जी। असल में ये कल तकरीबन 12 बजे का वाकया है। जो अप हिल एरिया है उस जगह पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो उससे कोरंग नाले में पानी का बहाव एकदम तेज़ हुआ, फ्लैश फ्लडिंग हुई। ये 4 बच्चे जो हैं ये कूड़ा चुनने के लिए कोरंग नाले के अंदर गए हुए थे। तो अराउंड 12 बजे के करीब ये वहाँ पे स्टैंड कर गए, फंस गए बच्चे। उसकी कॉल हमें डायरेक्ट मौसूल हुई, हमने रिस्पॉन्ड किया। साथ नेवी ऑलरेडी स्टेशन होती है रावल डैम के ऊपर, तो नेवी की टीम भी मौके पे पहुंच गई और रेस्क्यू की टीम भी मौके पे पहुंच गई। तो फिर हमने उनको बोट की मदद से, बोट को सेफ्टी रोप से बांध के उनको वहाँ से निकाला है। तो उससे पहले उनकी जान बचाने के लिए एक शख्स ने छलांग लगाई थी, जो कि बदकिस्मती से पानी की तेज़ लहरों की नज़र हो गया, जिसकी डेड बॉडी की तलाश आज भी जारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल वो 4 बच्चे जो हैं वो बर वक्त ऑपरेशन की वजह से उनकी जान जो है वो बच गई थी। अच्छा, जब आप लोग बच्चों को रेस्क्यू कर रहे थे तो ऑब्वियसली बच्चे छोटी उम्र के बच्चे हैं और अपने काम के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। बच्चों की कैफियत किस तरह से थी, घबराए हुए थे, मदद के लिए कैसे किसी को पुकार रहे थे? बच्चे असल में ना काफ़ी सहमे हुए थे क्योंकि उन्हें वो ये एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि पानी का रेला जो है वो इतना तेज़ आ जाएगा और इतना गहरा पानी आ जाएगा, और बच्चों के पास हेल्प के लिए कोई चीज़ मौजूद भी नहीं थी। लाइक अगर वो आवाज़ भी देते तो पानी का शोर इतना था कि वो दूसरे किनारे तक आवाज़ नहीं थी पहुंचनी। लकीली जो दूसरे किनारे पे मौजूद लोग थे उन्होंने उन्हें हाथ हिलाते हुए देखा और फिर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इंक्लूडिंग रेस्क्यू 1122 को हेल्पलाइन पे कॉल की। अच्छा, जो शख्स कूदा, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, हम शेयर कर रहे हैं, किसी की मदद के लिए गए तो मेरे ख्याल से शहादत का ही दर्जा है। बिल्कुल, आप किसी की जान बचाते हुए अगर अपनी जान गंवा देना, इट्स अ बिग थिंग, कोई नहीं करता आजकल। अब मुझे बताएगा कि ये जो आम शहरी कूदा, ये बिल्कुल वाकई राहगुजर था जो मदद करना चाह रहा था बच्चों की, इसकी शनाख्त हो पाई है? अभी तक किसी फैमिली की तरफ से जो है वो डिटेल्स सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये इनकी शनाख्त हो पाई है, वहीं के मकामी हैं और इन्होंने उन चार बच्चों की जान को बचाने के लिए छलांग लगाई थी। हाँ। लेकिन बदकिस्मती से वो पानी के रेले को जो जज नहीं कर पाए, क्योंकि पानी बहुत तेज था और वो अचानक रेला था, फ्लैश फ्लडिंग थी और वो स्विम करके उन तक पहुंच नहीं सके। अच्छा, अभी तक फैमिली से राब्ता हो पाया उनकी भी? जी, फैमिली से भी राब्ता हुआ है। अभी हम उनकी डेड बॉडी को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ से जो मेन रावल डैम की एंट्रेंस है वो अराउंड 150 मीटर्स के करीब है। तो होपफुली उम्मीद है कि आज उनकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, मुझे बताएगा कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर फंस गए, किस काम के लिए आए हुए थे, अचानक पानी का रैला आ गया, पूरा मामला कैसे हुआ, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं। ये असल में इस तरह था, बच्चे जो हैं ये चारों ये कूड़ा चुनने के लिए गए हुए थे कोरंग नाले के अंदर। उस वक्त जब ये बच्चे गए तो कोरंग नाला बिल्कुल खुश्क था, क्योंकि इसके अपर कैचमेंट एरिया में सुबह से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो बारिश का पानी मुख्तलिफ नालों से इकट्ठा होकर जब कोरंग में आया तो वो अचानक से रेला आया पानी का अनएक्सपेक्टेडली। तो बच्चों को बिल्कुल भी ये जजमेंट नहीं थी कि पानी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ऊपर चूंकि बारिश हो रही थी तो लिहाजा इसलिए पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था। ठीक है। अच्छा, राजा इबादत हुसैन साहब, आप भी साथ उस वक्त डेफिनेटली मौजूद थे, किसने राब्ता किया और किस तरह से, कितना डिस्टेंस था इस जगह पर बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, कितने वक्त में आप लोग पहुँच गए? हम तकरीबन कंट्रोल को जब कॉल हुई तो फ़ौरन ही मूव हो गए, तो रिस्पॉन्ड किया। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हमारा जो एवरेज रिस्पांस टाइम है उसमें हम पहुंच गए। तो वहाँ जाके बच्चों को पहले हमने बताया कि हम रेस्क्यू वाले आ गए,
तो ये बड़ा सहारा होता है, उनको सहारा मिल गया वो मुझे। तो फिर हमने रोप की मदद से जो है ना पहले अप्रोच किया, फिर नेवी वाले भी साथ थे, तो किश्ती के ज़रिए जो है ना उनको वहाँ, क्योंकि पानी गहरा था साइडों पे, वो बच्चे जहाँ खड़े थे वो जगह थोड़ी ऊंची थी, तो हमने रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद जो है ना उनको बोट में बिठा के ले आए। अच्छा, ये पूरे मीनवाइल जब तक बच्चे फंसे हुए थे, इनकी किसी घर में से किसी को कोई इत्तला थी, कोई वहाँ पर मौजूद था आसपास? लवाकीन इनके तो आगे थे, लेकिन साथ जो रायशी लोग थे उन्होंने भी काफ़ी उनके साथ कोऑपरेट किया, बेचारे सहारा देते रहे। अच्छा, यूजुअली कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि देखिए ना मॉनसून का मौसम है और अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके से तुगयानी जब आती है, नाला आता है, तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो कितना चैलेंजिंग होता है, कितना मुश्किल होता है इस तरह से रेस्क्यू करना, और पानी का जो बहाव है वो कितना तेज़ होता है, फ्लो के हवाले से भी मैं चाहूँगी आप दोनों हमें बताएं। जी, इसमें असल में ये है कि जो फ्लैश फ्लडिंग होती है ये अचानक से होती है। अच्छा। पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होता है या कोई रिवर जो है वो ओवरफ्लो करता है, तो उस सूरत में ये पानी अचानक से आता है। ये फॉर सम टाइम आता है, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, पानी का फ्लो बहुत तेज़ होता है और पानी की गहराई अचानक से बढ़ती है। दूसरा इशू इसमें ये होता है कि इसमें फ्लैश फ्लडिंग में जो पत्थर हैं वो भी पानी के अंदर रोल होके आ रहे होते हैं, जो पहाड़ों से पानी ऊपर से नीचे आता है। इस सूरत में जो नाले हैं उनके करीब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको कोई जज नहीं कर सकता कि ये पानी का रेला जो आया है ये इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये थोड़ी देर के लिए आएगा, तबाही मचाएगा और निकल जाएगा। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि E11 से जब पानी का रेला आया था तो उस रेले में कई गाड़ियां बह के नाला लई तक पहुंच गई थी। हालांकि E11 से नाला लई का जो पुल है कटारियां वाला, उस तक काफ़ी फासला है। तो इस सूरत में जो है ये फ्लैश फ्लडिंग फॉर सम टाइम होती है, लेकिन उस टाइम के दौरान ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अच्छा, अब ये बताइएगा इस सूरत में जो जी इस सूरत में अगर खुदा ना खास्ता फ्लैश फ्लडिंग के दौरान कोई बंदा ड्राउंड हो जाए तो उसकी डेड बॉडी जो है उसको तलाश करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो पानी के अंदर पत्थर भी हैं, पानी की स्पीड बहुत तेज़ है, दूसरा जहाँ पे बंदा ड्राउंड हुआ होता है पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से उसकी डेड बॉडी वहाँ से काफ़ी आगे तक चली जाती है, और अगर उससे डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रही हूँ तो फिर डेड बॉडी सर्च करना और मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता ये ऑपरेशन थोड़ा सा देर से होता, बच्चे वहाँ पर कुछ अर्सा तक और मौजूद, तो खुदा ना खास्ता कुछ खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट, कोई हादसा भी पेश आ सकता है, लेकिन आपकी बर वक्त कार्रवाई की वजह से, बर वक्त पहुँचने की वजह से हम एक बड़े हादसे से महफूज हो गए और जो नन्ही जाने हैं वो बच गई। जी बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो कॉलर थे उन्होंने बर वक्त कॉल की, तमाम टीमों की तरफ से रिस्पांस बर वक्त था। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी डिले होता तो पीछे से पानी का रेला बहुत तेज आ रहा था, तो उस रेले में वो बच्चे बह भी सकते थे। अच्छा, कितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो अवेयरनेस के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बात करें कि जब इस तरह का मौसम होता है, तुगयानी आती है, रेला आता है, तो जैसे कि बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जिस तरह कल जो एक आम शहरी जिनका हमने जिक्र किया अभी कुछ देर पहले कि वो मदद के लिए, मदद की नीयत से, लेकिन वो बच ना सके, तो ऐसे में जब आम शहरी देखे तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान भी तो हो सकता है ना, और हुआ भी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर खुदा ना खास्ता ये फ्लैश फ्लडिंग की, नाले में अचानक पानी आने की सूरत हाल हो, तो सबसे पहले तो हत्तुल विसा कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी शख्स बिलखुसूस बच्चे पानी के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा, कोई बड़ा शख्स पानी के अंदर फंसा हुआ हो तो उस तक स्विम करने की बजाय कोशिश करें कि रोप के साथ कोई फ्लोटिंग डिवाइस बांध के उस तक फेंकें और फिर उसको खींचें, क्योंकि तेज़ पानी में स्विमिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर पानी का बहाव तेज़ होगा तो वो आपको अक्रॉस जो है वो स्विम नहीं करने देगा, वो आपको बहा के साथ लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया सिबतुल्लाह और राजा इबादत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, रेस्क्यू एहलकार जिनकी बरवक्त कोशिश काविश की वजह से जो 4 बच्चे हैं वो बच गए, लेकिन एक जान का इसमें लॉस भी हुआ। बड़े दुख के साथ आपके साथ ये खबर शेयर कर रही हूँ। प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का, वक्फे का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, मोहब्बत की दास्तानें तो हमने बहुत बार सुनी हैं, किताबों में पढ़ी हैं। लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, इन सब कहानियों से और मोहब्बत की दास्तानों से कौन वाकिफ़ नहीं है, जो कि हिस्ट्री का हिस्सा है। बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं। तो जनाब, ये जो किस्से और कहानियाँ हैं, ये तो सैकड़ों साल पुराने हैं। लेकिन मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रही हूँ जो कि आज के दौर के शीरी फरहाद हैं। फरहाद ने शीरी के लिए एक जनाब उसकी मोहब्बत में नहर खोद डाली थी। ये हमने हमेशा से सुना है, पढ़ा है कहानियों में, किताबों में। लेकिन जो आज की शीरी है जिसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इन्होंने अपनी फरहाद की जान बचाने के लिए अपने जिस्म का एक हिस्सा यानी कि अपनी किडनी, अपना ऑर्गन अपने शौहर को डोनेट कर दिया। क्योंकि वो बीमारी से लड़ रहे थे तो सोचा कि क्यों ना किसी और से जो डोनेशन या ये किडनी ली जाए, तो क्यों ना खुद इनकी जो बीवी है उन्होंने ये किडनी, ये ऑर्गन, गुर्दा अपने मियाँ को डोनेट किया। तो जनाब अस्मा सिराज, जो कि एक सुपर लेडी भी हैं और ड्रामों में काम भी करती हैं, मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। उनके मशहूर प्रोजेक्ट्स में नेक परवीन, नूर, कब मेरे कहलाओगे और मसीहा शामिल है। सो जनाब, ये कपल आज हमारे साथ मौजूद है, अस्मा और उमर। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्मा, हमने शोहरों की मोहब्बत के वाकयात तो बहुत बार सुने हैं, लेकिन आप तो जीती जागती मिसाल बन गई। जी बिल्कुल, बहुत थैंक यू आपके इतने प्यारे अंदाज से मेरा तारुफ कराने के लिए। तो बिल्कुल आप सबकी दुआएं हैं, तो इसी वजह से ये सब पॉसिबल भी हो पाया। अच्छा अस्मा, कितना अरसा हुआ है आप दोनों की शादी को? इसी ईयर माशाल्लाह हमारी शादी को 10 साल मुकम्मल हुए हैं। अच्छा, 2022 में। अच्छा, और उससे पहले आप एक दूसरे को जानते थे? मोहब्बत की शादी रही या टोटली अरेंज मैरिज थे? नहीं, इट वाज अ लव मैरिज। उमर और मेरे फ्रेंड्स थे बिफोर मैरिज और बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर हमने उसको डिफरेंट रिश्ते में बदल लिया। तो इस तरह हम लोग की दोस्ती के बाद हम लोग की शादी हुई। बिल्कुल। उमर, कब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि आपको इस तरह से सेहत के हवाले से ये प्रॉब्लम है? क्या था एक्चुअली, और शादी के कितने अरसे के बाद पता चला? बेसिकली मुझको एक अचानक शादी के बाद पता चला था कि एक डिजीज़ अब से मतलब एक आईजी नेफ्रोपैथी, एक क्या कहते हैं बीमारी है किडनी की, वो थी। मगर मेरी किडनी वर्किंग फाइन, बिल्कुल ठीक थी, 100% काम करी थी किडनी वगैरह मेरी। बट वो हर चीज़ सही चल रही थी। मगर उसके बाद आहिस्ता जाके एंड के अंदर मतलब कोविड हुआ। मुझे कोविड के बाद अचानक पता चला कि मेरी किडनीज आर नॉट वर्किंग और क्रिएटिनाइन बहुत हाई हो गया है। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि जो फिर आपको डायलिसिस पे आना पड़ेगा या तो फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक चीज़ पे आपको जाना पड़ेगा। कब आपने उमर फिर अस्मा को आपने कब बताया सारा ये सब कुछ, और क्या हुआ फिर उस दिन? नहीं, बेसिकली मैंने अस्मा को नहीं बताया था। अस्मा सब चीज़ें फॉलो अप कर रही थी। अच्छा। अस्मा को ऑलरेडी पता था कि बेसिकली जब मैं टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट वगैरह, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं रह रही थी बीच के अंदर 1-2 महीने से, तो फिर अस्मा ने सारे टेस्ट वेस्ट करा के जो रिपोर्ट्स जो आनी थी वो अस्मा को पता थी, मुझे नहीं पता थी कि आई वाज बिजी विद वर्क और अपने ऑफिस चीज़ों के अंदर। तो अस्मा सारी चीज़ें टेक केयर करी। तो अस्मा को मुझसे पहले पता चल गया था कि मेरे साथ यानी कि ये सिचुएशन है, क्या पता मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना होगा। मुझको तो उस दिन पता चला था जिस दिन मैं नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गया। तो डॉक्टर ने सब बोला, तो फिर मुझे पता चला। फिर अस्मा ने मुझे बताया कि मैंने ऑलरेडी सारा वर्कअप कर लिया था, सारी चीज़ें कर ली थी। तो अस्मा न्यू इट बिफोर मी कि ये सिनेरियो है और ऐसा आगे जाके होगा। अच्छा अस्मा, आप सारी चीज़ों को कर रही थी, लुक आफ्टर कर रही थी, तो आई एम श्योर कि जब भी हमें सेहत के हम काम कर रहे होते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ में मसरूफ होते हैं, बड़ी बिजी लाइफ होती है, और स्पेशली आप एक इंडस्ट्री के साथ भी हैं, अटैच्ड हैं, आपकी मियाँ भी काम करें, तो जब आपकी हेल्थ डाउन होती है तो वो इंसान मेंटली, फिजिकली तो डिस्टर्ब होता है, ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और एक कपल की लाइफ में यू नो वो बड़ा डिस्टर्बिंग फेज आता है। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। और आपकी शादी को भी बहुत कम अरसा हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है, और इतनी बड़ी हैपनिंग हो जाना, इस तरह से रिपोर्ट्स इतनी बिगड़ जाना, तो वो फेज, वो रफ पैच, वो कैसा था, कैसे आपने उसको टैकल किया और कैसे आप उस फेज में स्ट्रॉन्ग रही, मैं ये जानना चाहती हूँ।
अच्छा, मैं जो हूँ एक्चुअली उमर जो है बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके, अपनी रिपोर्ट्स देख के। तो मेरा सबसे पहला तो यही था कि अगर रिपोर्ट्स आए तो वो मेरे हाथ में आए। तो मैंने उमर को बिल्कुल भी नहीं बताया था, लेकिन व्हेन आई गॉट टू नो कि क्रिएटिनिन लेवल इतना हाई है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैं शॉक में आ गई, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा। बट मुझे लगा कि अब जो चीज़ हो गई है वो तो हो गई है, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, इस चीज़ को कैसे डील करना है, कैसे निकलना है। बिकॉज मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं बहुत स्ट्रेस में नहीं रह सकती। मुझे होता है कि अच्छा इस चीज़ से हम डील कैसे करें, उमर को किस तरह बताना है, क्या चीज़ें करनी है। तो उमर को मैं सोचा था कि डॉक्टर पे जब जाएंगे तो उसी वक्त ही डॉक्टर ही उमर को बताएं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा वर्कअप कर लिया था बिकॉज मुझे पता था कि इतने हाई लेवल पे दो ही तरीके हैं, तो आप डायलिसिस पे जाते हो या आप ट्रांसप्लांट पे जाते हो। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, काफ़ी डॉक्टर्स की वीडियोस देखी जिन्होंने हर किसी ने रेकमेंड किया हुआ था कि डायलिसिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, तो हम लोग को ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए फॉर अ बेटर हेल्दी लाइफ, फॉर अ लॉन्ग लाइफ। तो फिर जो है सारा वर्कअप करके ही हम डॉक्टर के सामने गए थे। तो वो जो डॉक्टर के जाने से पहले वो जो मेरा एक हफ्ता था जिसमें मैं सारी चीज़ें कर रही थी और उमर को मैंने नहीं बताया हुआ था, उमर के अपने प्लान्स थे, काम थे। तो मैंने कहा कि उमर को मैंने बता दिया तो मैंने बहुत स्ट्रेस ले लेना है, तो हम डॉक्टर के सामने ही ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरे दिमाग में बस डे वन से ये था कि अगर अल्लाह पाक करे ट्रांसप्लांट का हो तो मेरी किडनी मैच कर जाए। तो बस उस दिन से मेरी दुआएं, मेरी चीज़ें सब स्टार्ट हो गया। जब आपने उमर को ये बताया फर्स्ट टाइम कि ये थॉट आपके जहन में आई और आप सोच चुकी थी, फैसला कर चुकी थी और सारी रिपोर्ट्स ऑब्वियसली आपकी नज़र से पहले गुजरी थी, तो आपने क्या सोचकर ये डिसीजन लिया कि दैट आई एम गोइंग टू डोनेट माई किडनी टू माई हस्बैंड? कितना मुश्किल था ये फैसला करना और उमर को कन्विंस कैसे किया आपने इस बात पर? अच्छा, मेरा ये फैसला लेना मुश्किल नहीं था, उमर को कन्विंस करना मुश्किल था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको कि आप कुछ कर जाएं किसी के लिए। ऐसा बहुत ही कम लोगों की लाइफ में आता है। बहुत लोग चाहते होंगे ऐसा कुछ करना, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनके हालात ऐसे नहीं होते होंगे। तो मेरा तो बिल्कुल, मेरा शुरू से ही दिल था कि अगर उमर पे कोई भी मुश्किल आए तो आई शुड बी द फर्स्ट वन कि मैं अपनी किडनी को डोनेट करूं। बट जब सबने सुना, उमर ने, उमर की पूरी फैमिली ने, कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा था कि नहीं तुम बिल्कुल अभी रहने दो, हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग ऐसे कर लेंगे वैसे। मैंने कहा कि नहीं, कि मैं ही किडनी डोनेट करूंगी बिकॉज आई वांटेड टू बी विद हिम थ्रू आउट द प्रोसेस। तो मैं चाहती थी कि बिल्कुल मैं ही उमर के साथ रहूं और डे वन से मेरी दुआएं थी कि मेरी किडनी मैच कर जाए और सारे स्टेप बाय स्टेप सारे जो टेस्ट वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए। तो इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग की मैच कर गई, तभी मैं जो हूँ एक डोनर बन सकी और उमर को डोनेट कर सकी। और जो दिन था ऑपरेशन का, जब आप दोनों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, कैसी कैफियत थी? कौन ज्यादा स्ट्रेस आउट था और क्या उस वक्त, क्या मतलब कैसे सारे उस सब फेस से उस दिन से कैसे गुजरे? अच्छा, मैंने उमर का बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। उमर ना कभी हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिट हुआ है, ना कभी ऑपरेशन थिएटर देखा, कभी कुछ नहीं हुआ। बट आई हैव 2 किड्स और मैं गुजर चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, एनेस्थीसिया, ये सब चीज़ों से। तो मैं, उमर आपको अच्छा बताएंगे, उमर बहुत स्ट्रेस में थे। तो मैं बस यही परेशान था, अपने लिए भी परेशान था, अपने से ज़्यादा अस्मा के लिए परेशान था काफ़ी। बिकॉज ऑब्वियसली कि वो मुझे एक अपना पार्ट दे रही है बॉडी का, मतलब एक किडनी दे रही है, तो उसके आगे जाके क्या सूरत हाल होगी आगे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक चीज़ से सफ़र कर रहा था, तो आई वॉज ऑलरेडी इन पेन, मगर शी वॉज परफेक्टली फाइन, तो वो तो बिल्कुल ठीक थी। तो उनके लिए मतलब एक बैड फेस के अंदर आना और आगे जाके क्या हर्डल्स होने, आगे जाके क्या सिचुएशन क्रिएट हो उनके लिए, तो आई वॉज वरीड अबाउट दैट। बट अस्मा वॉज बीइंग पॉजिटिव, हमेशा मुझे बता रही थी, बोल रही थी कि इट्स ओके, कुछ नहीं होता है, तो बहुत क्विकली हो जाएगा, 1-2 दिन में हम लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मतलब उसकी पॉजिटिविटी ने मुझको बहुत स्ट्रॉन्ग रखा और जो सारी चीज़ें जो दिमाग में चल रही थी तो वो सारी पॉजिटिव हो के फिर एक इस सिचुएशन में फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता में आ रहा था कि हाँ कि कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह हर चीज़ बेटर हो जाएगी। अच्छा, आप दोनों से बात करती तो बड़ी पॉजिटिव वाइब, आई कैन फील दैट, और आई एम श्योर हमारे लोग भी सुन रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, तक पहुंच रही होगी। अस्मा, ऑब्वियसली इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है और वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये फैसला लिया गया। सो उसका क्या मंत्रा है?
क्या आप थोड़ी सी टिप्स या गुर सिखाना चाहेंगी? कितने कपल आपको देख रहे होंगे, इतनी प्यार मोहब्बत की बातें आप दोनों कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पता है ये बड़ा जरूरी है। आपने जैसे कि बोला ना कि लाइफ बड़ी शॉर्ट है, जिंदगी बड़ी कम है, तो क्यों ना किसी के काम आया जाए। तो मियाँ बीवी का रिलेशन हम हमेशा एक दूसरे से उलझते ही रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। तो मियाँ बीवी कैसे अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, अपना बॉन्ड मजबूत करें, लाइफ टाइम पार्टनर हैं। मुझे बिल्कुल यही लगता है कि अगर हम हर चीज को एज अ टेम्पररी थिंग लें, जो कि हमारा दीन भी सिखाता है कि कुछ भी इतना परमानेंट नहीं है, तो हम हर चीज के हम छोटी छोटी चीजों को लेट गो करना सीख जाएंगे। अगर आपको पता है कि अगर हमें कुछ नहीं पता कि हमारी लाइफ कब खत्म हो जाएगी, तो इस चीज को अगर दिमाग में रखते हुए चलें तो आपको हर रिश्ता खूबसूरत लगेगा, आपको दूसरे के सामने वाले की कदर रहेगी, क्योंकि आपको होगा कि बस छोटी सी जिंदगी है तो हर लम्हे को खुशगवार बनाना है। तो मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ झगड़े ये सब आपकी खुद ही जिंदगी से खत्म होना शुरू हो जाएंगे और प्यार मोहब्बत और रिश्ते काफी मजबूत हो जाएंगे। और देना सीखना चाहिए। किडनी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर चीज में आपको अपनी जात से देना आना चाहिए। किसी की मदद कर दें, किसी को अच्छी सी आप बात सुना दें, कोई आपकी तरफ से मुस्कुरा दे, कुछ भी कर दे, तो दूसरों की हैप्पीनेस लेके जो आपको खुद खुशी मिलती है ना, वो दैट्स प्राइसलेस। किसी को खुश देख के, किसी को सेहतमंद देख के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुना है कि आप दोनों को लव बर्ड्स का टाइटल दे दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके पीछे स्टोरी ये है कि जब बिल्कुल हमारा ऑपरेशन हुआ था और सिंस वो SIUT में हुआ था, SIUT इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो उमर बिल्कुल थोड़े से होश में आए तो फर्स्ट थिंग उमर सेड कि मुझे मेरी बेगम को देखना है, कहाँ है अस्मा, कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो यहीं पे है, वो ठीक है, क्योंकि इनका सेपरेट रूम था, बिल्कुल अलग रखा जाता है रेसिपिएंट को तो स्पेशली। तो फिर उमर ने सबको बुला लिया, सब डॉक्टर्स आ गए कि नहीं आप कुछ भी मैनेज करें, बट मुझे ना मेरे रूम से अस्मा दिखनी चाहिए। तो वहाँ पे सब डॉक्टर्स ने भाई बोलना शुरू कर दिया कि ये तो लव बर्ड्स हैं, और काफी जो है वो उमर को छेड़ रहे थे सब वहाँ पे। थैंक यू सो मच अस्मा एंड उमर, आपका आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी पूरी इतनी प्यारी स्टोरी है, लव स्टोरी है जिसमें एक रफ पैच भी आया, वो आप हमारे साथ शेयर किए थे। एंड सच अ इंस्पिरेशन, बिल्कुल यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना बनती है। प्रोग्राम में यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।